1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। ये कहानी है दी ओबेरॉय होटल्स की। साल 1898 अनडिवाइडेड इंडिया के पंजाब प्रोविंस में जन्म होता है मोहन सिंह ओबेरॉय का। वो केवल 6 महीने के थे जब एक एपिडेमिक में उन्होंने अपने फादर को खो दिया, लेकिन इसके बाद भी मोहन की मदर ने इंश्योर किया कि उन्हें एजुकेशन मिले। 16 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज एजुकेशन के लिए लाहौर जाके डीएवी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया और वहां उनकी लाइफ में 2 खास चीजें हुई। पहला, उन्होंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखा और दूसरा, उन्हें एक शू फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब मिल गई। देखते ही देखते उन्होंने डिजाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस को डीपली समझ लिया। वो एक नॉर्मल वर्कर से पहले सुपरवाइजर बने और फिर फुल टाइम मैनेजरियल पोजीशन पे आ गए। गरीबी से उठकर आए मोहन को लगने लगा था कि उनकी लाइफ अब सेटल हो चुकी है कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 1919 में पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गए, जिस कारण कई बिजनेसेस को नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। कुछ सालों तक स्ट्रगल करने के बाद 1922 में शू फैक्ट्री भी बंद हो गई और रातों रात मोहन अनएम्प्लॉयड हो गए। कोइंसिडेंटली इसी दौरान मोहन की इशरन देवी से शादी हो जाती है और उनकी एक न्यू बॉर्न बेटी भी रहती है। इसीलिए मोहन डेस्परेटली काम ढूंढ रहे थे और तभी उन्होंने एक ऐसे शहर जाने का फैसला किया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था, और वो शहर था शिमला। गर्मियों में शिमला ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, जिस कारण यहाँ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था और इसीलिए ये काम ढूंढने के लिए एक परफेक्ट शहर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहन शिमला में अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। वो डिसअपॉइंटमेंट में चलते जा रहे थे कि तभी उन्होंने अपने आप को एक आलीशान बिल्डिंग के सामने पाया। वो शिमला के सबसे पॉपुलर होटल द सिसिल होटल आ पहुंचे थे। उन्होंने वहां के हाई प्रोफाइल गेस्ट्स और टॉप नॉच स्टाफ को देखा, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो तब तक शिमला नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सिसिल में जॉब न मिल जाए। उन्होंने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंटली अंदर जाने लगे, लेकिन सिसिल के गार्ड ने उनकी अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। पर मोहन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने होटल के बाहर तब तक वेट किया जब तक होटल के मैनेजर बाहर नहीं आए। मैनेजर के आते ही मोहन कॉन्फिडेंटली उनके पास गए और कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब सर, डू यू हैव अ वैकेंसी एट द सिसिल? मोहन की इंग्लिश सुनकर मैनेजर काफी इंप्रेस हुए और अगले ही दिन उन्हें द सिसिल होटल में 50 रुपए पर मंथ की सैलरी पे क्लर्क की नौकरी मिल गई। सिसिल में मोहन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कोल की सप्लाई और स्टॉक मैनेज करना। जल्द ही उन्हें आइडिया आया कि कोल डस्ट बॉल्स यूज करके होटल का बहुत पैसा बच सकता है। ये बॉल्स ना केवल सस्ती हैं, बल्कि ये अपनी स्लो बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक के कारण रात भर बॉयलर्स को चालू रख सकती है और सुबह बस थोड़ी सी नॉर्मल कोल ऐड करके पानी जल्दी गर्म हो सकता है। उन्होंने ये आइडिया इंप्लीमेंट किया और होटल का बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा मोहन को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड राइटिंग भी आती थी, इसीलिए जल्द ही उन्होंने मैनेजर को डॉक्यूमेंटेशन और लेटर्स लिखने में असिस्ट करना चालू कर दिया। ये सब देखकर मैनेजर ने उन्हें प्रमोट करके गेस्ट क्लर्क बना दिया और सैलरी भी बढ़ा दी। सिसिल होटल में यूजुअली केवल वीआईपी गेस्ट आते थे और मोहन इन गेस्ट्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को डीपली ऑब्जर्व करते थे। साथ ही साथ उन्होंने खुद से ही कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली थी, जिस कारण उन्हें गेस्ट से पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिलता था। इन सब के कारण 1925 तक वो न केवल वीआईपी गेस्ट से डील करने में एक्सपर्ट बन चुके थे, बल्कि उनमें होटल के सभी ऑपरेशंस की गहरी समझ आ चुकी थी। इसी बीच सिसिल के मैनेजर ने अपना खुद का होटल खरीदने का फैसला किया। उन्होंने शिमला में ही 50 कमरों का कार्लटन होटल खरीद लिया। मैनेजर का नाम क्लार्क्स था, इसीलिए उन्होंने होटल का नाम बदलकर क्लार्क्स होटल रख दिया। उन्हें पता था कि मोहन को होटल इंडस्ट्री की एक्सेप्शनल समझ आ चुकी है, इसीलिए उन्होंने मोहन को क्लार्क्स होटल ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन एक क्लर्क की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह। मोहन को अब क्लार्क्स होटल के प्रॉफिट्स का छोटा सा हिस्सा मिलने वाला था। पार्टनर बनते ही होटल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन पे आ चुकी थी और ऐसा होते ही उन्होंने क्लार्क्स होटल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने तुरंत होटल को रिनोवेट किया, खास तौर पे बार को अपग्रेड किया, जिससे वहां यंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आने लगे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स से पर्सनली कनेक्ट करके उन्हें अपने नए होटल में इनवाइट किया और पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफर की। और फाइनली उनकी वाइफ इशरन देवी ने इंश्योर किया कि वो होटल की हर सप्लाईज को खुद मार्केट में जाकर लाएं, ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इन सब के चलते
चलते कुछ ही महीनों में क्लार्क्स होटल की ऑक्यूपेंसी डबल होके 80% तक पहुंच गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे ये पूरा होटल उनके हाथ से एक झटके में छिन सकता था। क्लार्क्स की वाइफ काफी बीमार पड़ जाती हैं और क्लार्क्स डिसाइड करते हैं कि वो होटल को 20,000 रुपए में बेच के इंग्लैंड लौट जाएंगे। मोहन काफी डिसअपॉइंटेड थे। इतनी मेहनत के बाद भी अब इस होटल का फ्यूचर अनसर्टेन था और उनके पास इसे खुद खरीदने के पैसे नहीं थे। सिचुएशन को देखते हुए ईशरन देवी ने अपनी पूरी ज्वेलरी बेच दी, लेकिन इसके बाद भी उनके पास सफिशिएंट पैसे इकट्ठा नहीं हो पाए थे। बचे हुए पैसों को अरेंज करने के लिए मोहन ने अपने गाँव के एक मनी लेंडर से हाई इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। रिस्क बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो प्रॉफिट्स कमा के इस लोन को चुका देंगे। 34 की एज में मोहन सिंह ओबरॉय क्लार्क्स होटल के मालिक बन चुके थे, लेकिन साथ में उनके ऊपर बहुत बड़ा डेट भी था। इसीलिए मोहन और ईशरन देवी ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की और पर्सनली काफी फ्रूगली रहते हुए सभी अर्निंग्स को होटल में री इन्वेस्ट किया। अल्टीमेटली 2 साल के अंदर ही उन्होंने क्लार्क्स होटल को सक्सेसफुली रन करते हुए पूरा लोन चुका दिया। मोहन की सक्सेस का एक मेन कारण था उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल कर ली थी, जिस कारण वो न केवल सिसिल के मैनेजर को इम्प्रेस कर पाए थे, बल्कि अपने होटल्स के हाई प्रोफाइल गेस्ट से भी सक्सेसफुली डील कर पाते थे। और आज के दिन तो करियर सक्सेस के लिए इंग्लिश की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए मैं डुओलिंगो ऐप को यूज करता हूँ, जो बिल्कुल फ्री है। लेट मी शो यू। अब इस एक्सरसाइज में मुझे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। This is my office. Is this your office, Neha? Is this your office, Neha? तो आपने देखा कितना सिंपल है, राइट? इस ऐप के थ्रू अपनी इंग्लिश को ब्रश अप करने के लिए मैंने इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स लिया और मुझे रियल लाइफ सिनेरियोज में काफी इंप्रूवमेंट दिखी। मुझे इस ऐप की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये पूरी लर्निंग प्रोसेस को गेमिफाई करके उसे काफी फन बना देता है। अगर आपको भी अब्रॉड जाना है, बेटर जॉब चाहिए या सिंपली प्रोफेशनल सिनेरियोज में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करना है, तो ये ऐप आपके लिए है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है, तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अब मोहन अपनी लाइफ में केवल एक 50 रूम के होटल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। वो अब होटल बिजनेस का पूरा एम्पायर बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कलकत्ता में एक होटल लीज पे अवेलेबल था और ये होटल था द ग्रैंड होटल। 500 रूम्स के साथ ग्रैंड होटल न केवल कलकत्ता बल्कि पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल था। ये होटल कलकत्ता की पहली बिल्डिंग्स में से एक था जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट थी और सालों से इसने रॉयल फैमिलीज, सेलिब्रिटीज और डिग्नेटरीज को होस्ट किया था। लेकिन रिसेंटली यहाँ कंटेमिनेटेड वाटर के कारण टाइफॉइड आउटब्रेक हो गया था, जिसमें 6 लोगों की जान चले गई थी। इस इंसिडेंट के बाद होटल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। इसीलिए अल्टीमेटली 1937 में ये होटल बंद पड़ गया और इसके ओनर्स इसे लीज पे देना चाहते थे। मोहन के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो शिमला में अपने छोटे होटल को बिना कोई रिस्क के चलाते रहे, या फिर क्लार्क्स होटल से 10 गुना बड़े होटल को लीज पे लेकर अपनी किस्मत आजमाएं। मोहन ने दूसरा ऑप्शन चुना और 8,000 रुपए पर मंथ के रेट पे द ग्रैंड होटल को लीज पे ले लिया। लेकिन जब उन्होंने होटल की हालत को प्रॉपरली देखा तो उन्हें अपने डिसीजन पे डाउट होने लगा। बिल्डिंग के अंदर की हर दीवार में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, पेंट उखड़ चुका था और इंटीरियर्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। होटल को रिवाइव करने के लिए उसे एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। इसीलिए मोहन ने फिर से एक लोन लिया और बिना देरी किए एक मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन करवाया, जिसमें होटल का हर एक कोना डीपली क्लीन करवाया गया। इंटीरियर्स जैसे टपर्स्ट्रीज, गिल्ट मिरर्स, मार्बल पिलर्स और शैंडलियर्स को रीस्टोर किया गया। फाइनली उन्होंने पर्सनली होटल के पुराने स्टाफ जैसे शेफ्स, हाउसकीपिंग स्टाफ और पोर्टर्स एटसेट्रा को रीच आउट किया और उन्हें वापस होटल ज्वाइन करवाया, क्योंकि यही लोग होटल को सबसे अच्छे से जानते थे। लेकिन एक चीज को रीस्टोर करना अभी भी बाकी था और वो थी होटल की रेपुटेशन, जो टाइफॉइड आउटब्रेक के कारण खराब हुई थी। मोहन ने इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने होटल में लगे हुए हर एक पाइप और ओवरहेड टैंक को निकाल फेंका और एक नया मॉडर्न प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑल्सो उन्होंने एक नई प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की, जिसमें वो खुद सुबह सबसे पहले अपने पूरे स्टाफ की हाइजीन जैसे नेल्स, हेयर और यूनिफॉर्म को इंस्पेक्ट करते थे। इवेंचुअली लोगों के बीच ये बात फैल गई कि न केवल ग्रैंड होटल पहले से ज्यादा प्रीमियम सर्विसेज दे रहा है, बल्कि वो अब 100% सेफ है। और इसीलिए अगले 2 सालों में ग्रैंड होटल की ऑक्यूपेंसी वापस से बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बेटर होने लगी, वैसे ही एक और सेटबैक आ गया, वर्ल्ड वॉर 2।
वॉर के स्टार्ट होते ही ब्रिटिश आर्मी के हजारों सोल्जर्स के लिए कैलकाटा एक बेस बन चुका था और इन सोल्जर्स के एकोमोडेशन के लिए ब्रिटिशर्स को काफी जगह चाहिए थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बाकी कई बिल्डिंग्स के साथ साथ ग्रैंड होटल को भी वॉर के दौरान अपने कब्जे में लेने के ऑर्डर्स पास कर दिए। अगर इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट के बाद ये होटल मोहन के हाथ से निकल जाता तो वो लोन्स ना चुकाने के कारण बैंकरप्ट हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने हिम्मत की और ब्रिटिश जनरल को समझाया कि अगर सोल्जर्स का रहना और खाना खुद आर्मी मैनेज करेगी तो आर्मी को हर दिन 12 रुपए पर सोल्जर खर्च करने होंगे, लेकिन मोहन केवल 10 रुपए पर सोल्जर के प्राइस में सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, जिससे आर्मी का बहुत पैसा बच सकता है। लकीली जनरल ने डील डन कर दी, लेकिन अब मोहन को कैसे भी बहुत कम प्राइस चार्ज करते हुए होटल को प्रॉफिटेबली चलाना था। मोहन ने दिमाग लगाया और पूरे होटल के सभी लग्जूरियस इंटीरियर्स को सेफली रिमूव करके स्टोर कर लिया और उनकी जगह स्टर्डी और चीप इंटीरियर्स लगा दिए। इवन किंग साइज बेड्स की जगह कैंप कॉट्स लगा दिए गए। साथ में सभी लग्जरी सर्विसेज को रिमूव करके बेसिक सर्विसेज से रिप्लेस कर दिया गया। ऑक्यूपेंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए जहां हो सके वहां बेड्स लगा दिए गए। इवन कॉरिडोर्स और कोर्टयार्ड्स को भी डॉर्मेट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अल्टीमेटली 1400 लोगों की कैपेसिटी वाले ग्रैंड होटल में 4000 सोल्जर्स रुकने लगे, मतलब 40,000 रुपए का रेवेन्यू हर दिन। इन सभी स्ट्रेटेजीज के चलते मोहन 1945 के एंड तक करोड़ों रुपए कमा चुके थे और अब ग्रैंड होटल वापस नॉर्मल कस्टमर्स के लिए भी ओपन हो चुका था। ग्रैंड होटल की ग्रैंड सक्सेस के बाद मोहन के पास पहले से भी बड़ा एक नया गोल था, पूरा हिंदुस्तान। वो इंडिया में खुद की एक होटल चेन ओन करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया यानी AHI को अक्वायर करने का ठान लिया। AHI पूरे इंडिया के 8 सबसे लग्जूरियस होटल्स को ओन करता था, जिसमें शिमला का सेसिल होटल भी शामिल था। समय के साथ AHI का मैनेजमेंट डिटेरियोरेट हो चुका था और उनके कई होटल्स लॉस में थे। मोहन ने स्ट्रेटेजिकली अपने पूरे प्रॉफिट से टाइम टू टाइम AHI के शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया और इवेंचुअली उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर कर लिया। मोहन अब इंडिया के 8 सबसे लग्जूरियस होटल्स के ओनर बन चुके थे, इंक्लूडिंग सेसिल होटल, वही सेसिल होटल जहां उन्हें घुसने तक से मना कर दिया गया था। मोहन के दिमाग में अब केवल एक एम था, अपने 10 होटल्स को इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी होटल से भी बेटर बनाना और इसे अचीव करने के लिए उनके पास एक कमाल का मास्टर प्लान था। 1952 में उन्होंने एक वर्ल्ड टूर प्लान किया, जिसमें उनका मेन गोल था वर्ल्ड के टॉप मोस्ट होटल्स में जाकर उन्हें डीपली स्टडी करना। उन्होंने इस टूर में लंदन के डॉचेस्टर होटल, पेरिस के जॉर्ज फिफ्थ होटल और पुएर्टो रिको के हिल्टन होटल जैसे टॉप होटल्स में स्टे किया। हर एक होटल में स्टे करते वक्त वो हमेशा एक नोटबुक और पेन कैरी करते थे और होटल के हर एक लेआउट और ऑपरेशंस पे डिटेल्ड नोट्स लेते थे। 3 महीनों में 25 होटल्स को स्टडी करने के बाद उनके पास कई 100 पेजेस के नोट्स इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने इंडिया वापस आके अपनी लर्निंग्स के बेस पे अपने होटल्स के किचन लेआउट, रूम डिजाइन, पब्लिक एरिया डिजाइन, मेन्यू डिजाइन और रूम सर्विस जैसी हर एक चीज में मैसिव इंप्रूवमेंट्स किए और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए। 1955 में मोहन ने देखा कि इंडिया में कई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां एक टाइम पे तो राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन आज वहां कोई नहीं रह रहा। उन्हें यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसीलिए उन्होंने रॉयल फैमिली से नेगोशिएट करके इन पैलेसेस को लीज पे लेने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के गुलाब भवन पैलेस को होटल में कन्वर्ट किया और इसी तरह इंडिया को मिला उसका पहला रियल पैलेस होटल। 1970 तक अपनी कंटिन्यूड सक्सेस को देखते हुए ओबेरॉय ग्रुप को लगने लगा कि वो इंडियन लग्जरी होटल इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके हैं। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ग्रुप की जो ओबेरॉय ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरता है और एक ग्रुप था द ताज होटल ग्रुप। 1971 तक ताज का केवल एक ही होटल था, उनका मुंबई का ताज पैलेस होटल। लेकिन फिर उन्होंने पहली बार मुंबई से बाहर अपना पहला होटल खोला। उन्होंने उदयपुर के लेक पैलेस को होटल में कन्वर्ट किया। फिर 1972 में जयपुर में रामबाग पैलेस की शुरुआत की। 1976 में फोंसेका होटल को खरीद के दिल्ली में एंट्री ली। इसी तरह 1980s तक ताज ग्रुप इंडिया की ऑलमोस्ट हर प्रोमिनेंट सिटी में अपने होटल्स खोल चुका था। ओबेरॉय को पता था कि अगर उन्हें ताज ग्रुप को सच में टक्कर देनी है तो उन्हें उस शहर में अपना होटल खोलना होगा जहां ताज का फ्लैगशिप होटल था, यानी इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल
मुंबई। 1970s में मोहन ने डिसाइड किया कि वो मुंबई के नरीमन पॉइंट पे स्क्रैच से एक होटल बिल्ड करेंगे। इस होटल में 500 रूम्स होने वाले थे और 34 फ्लोर्स के साथ ये उस समय मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक होने वाला था। प्रोजेक्ट का टोटल बजट 7 करोड़ का था, लेकिन देखते ही देखते होटल का कॉस्ट करीब 20 करोड़ तक पहुंच गया। इस प्रोजेक्ट के लिए ओबरॉय ग्रुप ने लोन लिया था और एक ऐसा टाइम आया था जब हर एक दिन की ही इंटरेस्ट पेमेंट्स 1,20,000 तक पहुंच गई थी। इतने बड़े फाइनेंशियल प्रेशर के चलते पूरे ओबरॉय ग्रुप के फाइनेंसेस अफेक्ट होने लगे और ऐसा लगने लगा कि कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ेगा। लेकिन फिर 72 की एज में मोहन ने खुद 6 महीनों तक मुंबई में कैंप किया और इंश्योर किया कि होटल टाइम पे कंप्लीट हो। 1973 में होटल ऑपरेशनल हुआ और ओबरॉय ग्रुप के लिए चीजें नॉर्मल होने लगी। लेकिन फिर ओबरॉय को एक और झटका मिलता है। 1975 में इंदिरा गांधी इंडिया में इमरजेंसी घोषित कर देती हैं, जिस कारण देश में एक इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया और फॉरेन और डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की कमी हो गई। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ होटल इंडस्ट्री को। ओबरॉय ग्रुप का डेट इस हद तक बढ़ गया कि उन्हें अपने मुंबई के होटल को बेच देने तक का प्रेशर था, लेकिन मोहन ने ऐसा नहीं होने दिया। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लेबनान में सिविल वॉर चालू हो गई है, जिस कारण अरब कंट्रीज के कई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो पहले बिजनेस या लेजर के लिए लेबनान जाते थे, वो इंस्टेड मुंबई आने लगते हैं। मोहन ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और एक मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने अपने होटल्स के 200 स्टाफ मेंबर्स को क्रैश कोर्स देके अरेबिक सिखवाई ताकि वो अरब गेस्ट से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। होटल के डॉक्यूमेंट्स जैसे रूम सर्विस डायरेक्टरी, मेन्यू कार्ड्स एक्सेट्रा को अरेबिक स्क्रिप्ट्स में प्रिंट करवाया। अपने पूरे फूड मेन्यू को मॉडिफाई करके उनमें अरब डिशेस ऐड की। इन स्ट्रेटजीज के चलते ओबरॉय होटल अरब गेस्ट्स के लिए फर्स्ट चॉइस होटल बन गया और अगले कुछ ही सालों में ओबरॉय ने न केवल अपना लोन पे ऑफ कर दिया, बल्कि इस होटल से ह्यूज प्रॉफिट्स भी जनरेट किए। इस सक्सेस के साथ ओबरॉय ग्रुप ने अपने आप को इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट लग्जरी होटल चेन के तौर पे स्टैब्लिश कर लिया था और मोहन सिंह ओबरॉय ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंज को सक्सेसफुली डील कर लिया था। उनका कहना था कि हमें कभी भी ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जो सेकंड बेस्ट हो, और उन्होंने इसी फिलॉसफी के साथ ओबरॉय ग्रुप को बिल्ड किया। आज अपने 32 लग्जरी होटल्स के साथ ओबरॉय न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड के फाइनेस्ट होटल चेन्स में से एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हजारों करोड़ों के इस बिजनेस एम्पायर को बिल्ड करने के पीछे एक ऐसे इंसान का हाथ है जो कभी खुद होटल का क्लर्क हुआ करता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।